हेलो गाइस, आई एम निकी और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट पर आप सभी के कोर्सेज से रिलेटेड आपको क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं। आज की तो आप जैसे जानते हैं कि हमने कंपैरेटिव गवर्नमेंट कंप्लीट किया है, तो हमने उसके बाद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लगाया है। ठीक है, तो अब कंपैरेटिव गवर्नमेंट कंप्लीट होने के बाद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जो हमारी लास्ट यूनिट है, उसमें से हम विकास प्रशासन और सुशासन, गुड गवर्नेंस और डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ चुके हैं। और अब आज की क्लास में, जैसा कि मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि नवलोक प्रशासन, नवलोक दृष्टिकोण और नवलोक प्रबंधन। ठीक है, नवलोक न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, न्यू पब्लिक ये जो आपका पर्सपेक्टिव है वो, और न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, ये तीनों आपस में लिंक्ड हैं। आज की क्लास में हम इन तीनों को पढ़ेंगे और आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी खत्म हो जाएगा। ओके। आज इसके मतलब ये क्लास होने के बाद ही मैं आप लोगों को क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दूंगी और उसके साथ साथ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के भी आपको क्वेश्चन दे दिए जाएंगे। अब आपको मैं जो मेन क्वेश्चंस होते हैं जो आने हैं कैसे भी करके 18 मार्क्स में या शॉर्ट नोट में, मैं वो क्वेश्चंस आप लोगों को प्रोवाइड करूंगी ताकि आप उनके जल्द से जल्द अपना जो नोट्स हैं उसके कंप्लीट कर लो, क्योंकि मार्च में आपके पेपर स्टार्ट हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, नवलोक प्रशासन देखेंगे। देखो, जो लोक प्रशासन है उसमें नव से मतलब ये दिया गया है कि किसी भी एक प्रचलित व्यवस्था में नवीन तथ्य या विधियों को लागू करना। यहाँ पे साफ बात बता दी गई है कि इस चीज़ से मतलब यहाँ पर ये दिया गया है। और उसके बाद 1968 के बाद लोक प्रशासन के क्षेत्र में एक नवाचार चार का मतलब एक तरीके से नवाचार पद मतलब एक तरीके से इस वर्ड का उत्थान किया गया, इसको आगे बढ़ाया गया, बताया गया। उसके साथ साथ नवलोक प्रशासन को फ्रैंक मैरिनी द्वारा संपादित बुक टुवर्ड अ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मिन्नो ब्रूक पर्सपेक्टिव, 1971 से मान्यता इसको मिली थी, इसको आगे बढ़ाया गया था। तो मतलब ये उस टाइम में 1971 की ये बात हो रही है। फ्रैंक मैरिनी नाम के एक फिलोसफर हैं, उन्होंने अपनी पुस्तक टुवर्ड अ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मिन्नो ब्रूक पर्सपेक्टिव में इस चीज़ के बारे में बताया है। और एक तरीके से उस टाइम में ही न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की खोज कर दी गई थी, इसको आगे बढ़ा दिया गया था। ठीक है, उसके बाद बात आती है अमेरिका में नई प्रवृत्तियाँ, न्यू ट्रेंड्स इन अमेरिका। अमेरिका में क्या ट्रेंड्स आए थे नए नए। देखो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जो पर्सपेक्टिव्स हैं, बिहेवियर्स हैं, उनमें सुधार लाने के लिए बुद्धिजीवियों में व्यक्तिगत स्तर पर एक विद्वानों ने और प्रशासकों के जो साझे मंच पर एक पुनर्विचार प्रारंभ किया गया था। इन दोनों ने मिलकर, बुद्धिजीवियों ने और जो इनके वो हैं विद्वान हैं, प्रशासक हैं, इन सब ने मिलकर एक पुनर्विचार प्रारंभ किया था। एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताया जाए तो FC मोशन नाम के एक फिलोसफर हैं, उन्होंने 1967 में एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था गवर्नमेंटल रीऑर्गेनाइजेशन केसेस एंड कमेंट्रीज। इसको संपादित किया और इसमें प्रशासनिक परिवर्तन के किसी निश्चित प्रारूप के बारे में विभिन्न मंचों पर हुई चर्चा का कोई सर संस्कृति विचार प्राप्त नहीं हुआ। ठीक है, यहाँ पर यह बात बताई गई है कि इसके अंदर एक प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेशन चेंजेस जो होते हैं उसके किसी एक निश्चित प्रारूप के बारे में अलग अलग मंचों पर जो चर्चा हुई थी, उसमें कोई भी सर संस्कृति जो विचार हैं वो बिल्कुल भी प्राप्त नहीं हो पाए थे। उसके बाद बात यह आई कि फिर भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जो सिद्धांत हैं, उसके व्यवहार हैं, उनमें चेंजेस के लिए टॉपिक्स में बहुत ज़्यादा तेज़ी से एक तरीके से मतलब अलग अलग दृष्टिकोण जो थे, पर्सपेक्टिव जो थे, वो बदल रहे थे। और चेंजेस की इसी चाह की वजह से अमेरिका में बहुत से सम्मेलनों का आयोजन हुआ था। और इन सम्मेलनों में 1967 में और 1968 में, 1968 वाला सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मिन्नो ब्रुक के नाम से, वो सबसे इम्पॉर्टेंट माना जाता है, जिसमें ये सम्मेलन में न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात की गई थी, खोज की गई थी। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि फ्रैंक मैरिनी की जो बुक थी उसमें उन्होंने मिन्नो ब्रुक परिप्रेक्ष्य जो पर्सपेक्टिव है उसके बारे में बताया था। और 1967 में इस चीज़ का पहले ही सम्मेलन हो चुका था, उसके बाद ही 1971 में इस पे इन्होंने बुक लिखी थी। ठीक है, उसके बाद है नवीन लोक प्रशासन की विशेषताएं। अब आप बोलोगे मैम ये नवीन क्या है? देखिए, नव लोक प्रशासन लिखो या नवीन लोक प्रशासन लिखो, बात एक ही है। अब इनकी विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है कि देखो, सबसे पहले तो जो मिन्नो ब्रुक सम्मेलन है
और उसके बाद भवावेश में एक अभिव्यक्त पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए न्यू पर्सपेक्टिव की एक मतलब विशेषताओं में से कैरेक्टरिस्टिक्स का जॉर्ज नाम के फिलोसोफर थे, उन्होंने अपने बहुत से लेखों में लिखा। बहुत से लेखों में मिन्नोब्रुक के सम्मेलन के बारे में लिखा, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, क्यों होना चाहिए, क्यों हुआ था, ये सारी चीज़ें उन्होंने अपने लेखों में लिखा था। उनके अनुसार ये बात हुई थी कि सामाजिक समता वो मुख्य संकल्पना है, सोशल इक्वालिटी वो एक मुख्य संकल्पना है जिस पर न्यू पर्सपेक्टिव के समर्थक एक अतिरिक्त प्रशासनिक मूल के रूप में बदल सकते हैं, कि एक मतलब एक अलग और एडमिनिस्ट्रेशन के उसमें एक मैनेजमेंट के उसमें उसको वैल्यू प्रदान कर सकते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी इस एक पुस्तक का शीर्षक भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के नाम पर ही रख दिया था, कि अपनी एक बुक का नाम ही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रख दिया था। उन्होंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जो ये सारे वो कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हैं, वो अब मैं आपको बताती हूँ क्या है। सबसे पहला है परिवर्तन तथा प्रशासनिक अनुक्रियाशीलता, चेंज एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिवनेस। ठीक है ना। देखो, इसमें इन्होंने ये बात बोली थी कि तेजी से जो बदल रहा है, पॉलिटिक्स है, समाज है और सोशल है, टेक्नोलॉजीज़ है, इसमें जो परिवेश में एक प्रशासनिक संगठनों को भी एक स्पष्ट मानदंड का विकास करना चाहिए। यहाँ पर इन्होंने साफ बात सबसे पहले ये बोली कि जो बहुत जल्दी जल्दी से सोशल और पॉलिटिकल, एक इकोनॉमिकल, टेक्निकल, ये सब चीज़ें जो बदल रही हैं, उसमें एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप्स को भी एक अपने डेवलपमेंट करना चाहिए, जिससे कि उनके अंदर डिसीजंस और उसके काम करने की जो रेलेवेंसेस हैं, प्रासंगिकताएं हैं और उसके अंदर कैपेबिलिटीज़ हैं, उसकी प्रभावशीलताएं हैं, उन सबको बदलते हुए एक आका जा सके, एक संदर्भ आका जा सके। उन्होंने अपने भीतर नियमित रूप से एक चेंजेस लाने का भी एक उचित माध्यम बनाया था और उन्होंने बोला था कि इस चीज़ का निर्माण करना चाहिए, इस चीज़ को आगे बढ़ाना चाहिए, जिससे परिवेशों के प्रति अनुक्रियाशीलता हो सके, रिस्पॉन्सिवनेस हो सके। सेकंड है तर्क संगत, लॉजिक कंसिस्टेंसी। क्या है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में प्रशासनिक निर्णय और कार्यों के मुख्य आधार के रूप में तर्क संगति पर काफ़ी बल दिया गया था। क्यों? क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में देखो, बात यहाँ पर ये बोली गई है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एडमिनिस्ट्रेशन का जो डिसीजंस है, उसके काम हैं, उसके जो मुख्य आधार हैं सारे, उसके रूप में एक लॉजिक कंसिस्टेंसी पर काफ़ी बल दिया गया था। अब आप एग्जाम्पल के तौर पे आप यहाँ पर लॉजिक ले लो या जनरल नॉलेज ले लो, जब तक आपको एक चीज़ के बारे में नहीं पता होगा, आप वो चीज़ कर ही नहीं सकते हो। इसकी विशेषताओं में तर्क संगति लिखी ही इसलिए गई थी कि मतलब एक तरीके से एक तर्क संगत इंसान का होना, उसको डिसीजंस वो सही से ले सके, लॉजिकल ले सके, कि हाँ जी, अगर वो कोई बात बोल रहा है तो उसका लॉजिक है, ये नहीं कि बेफालतू की है। तो ये चीज़ कैरेक्टरिस्टिक्स में सेकंड नंबर पे रखी गई है। थर्ड है प्रबंधक कर्मचारी संबंध, मैनेजर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। अब ये आपको मैंने सेकेंड यूनिट में फेयोल की थ्योरी में पढ़ाया था कि वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इस पर दिया, उन्होंने इम्पोर्टेंस किसको दिया था, एक एम्प्लॉय और एक मैनेजर का संबंध को, रिलेशनशिप को लेकर कि जब तक वो सही नहीं होंगे काम भी सही से नहीं हो सकता। एग्जाम्पल मैं आपको दूं कि अगर मैं आप लोगों को ज़बरदस्ती पढ़ाऊँ और चलो आपने फिर भी पढ़ लिया और मैं आपसे कहूँ कि इसका मुझे आंसर लिख कर दो, तो आप उसका आंसर डर के मारे लिखोगे तो सही कि हाँ यार निकी मैम मारेंगी, लेकिन उसका आंसर आप गलत लिख कर दोगे कि मुझे तो पता ही नहीं था, ज़बरदस्ती मैम ने करवाया, मैंने तो ये टॉपिक पढ़ा ही नहीं था, तो मैं कैसे लिखता या लिखती, है ना। तो वो वाली चीज़ यहाँ पर आ जाती है कि अगर आपका और मेरा रिलेशन जो है टीचर का और स्टूडेंट का वो अच्छा नहीं है, तो आप पढ़ाई में दिलचस्पी बिल्कुल भी नहीं ले पाओगे। तो प्रबंधक कर्मचारी संबंध में यही बताया गया कि एक प्रशासनिक संगठन में मानव संबंधी दृष्टिकोण से कर्मचारियों में और मनोबल दोनों बढ़ते हैं। ठीक है। अब मानव संबंधी उपागम, ये सारी जो चीज़ें थी, ये मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ा रखी है। जो मैंने फेयोल की, मैक्स वेबर की और सारी थ्योरी जो पढ़ा रखी है, ये आपस में लिंक्ड हैं। ठीक है। तो आप ये पकड़ के मत बैठना कि मैम आपने बोला था फेयोल की थ्योरी में मैंने पढ़ाया था, ऐसा मैंने नहीं, हाँ मैंने बोला, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं वहीं पर ही रुक गई हूँ। आपकी जो सारी तर्कसंगत निर्णय थी, प्रशासनिक प्रबंधन थी, नौकरशाही थी, साइंटिफिक थ्योरी थी, या आपस में लिंक थी।
नहीं एक दूसरे से। तो सब में ऑलमोस्ट एक ही बात ये वाली बोली गई थी कि मैनेजर और एम्प्लॉय का जो रिलेशनशिप है वो अच्छा होना चाहिए। ठीक है, उसके साथ साथ इन्होंने ये वाली बात बोली कि एक प्रशासनिक संगठन में मानव संबंधी दृष्टिकोण से कर्मचारियों में कुशलता और मनोबल दोनों बढ़ते हैं। ठीक है, मैंने आपको एग्जाम्पल देके समझा दिया कि अगर आपका मेरा रिलेशन अच्छा है, आपने बोल दिया नहीं मैम हम में से आधे से ज़्यादा बच्चों का ये टॉपिक तैयार नहीं है, ये वाला तैयार है, आप ये ले लो, और दूसरे बच्चों का भी ये तैयार है, तो आधे से ज़्यादा जो बचे थे तो मैं वो वाला ले लूँगी, ना कि अपनी मर्ज़ी चलाऊँगी कि मैं टीचर हूँ, नहीं मुझे वही लेना है। मैं कह दूँगी ठीक है बच्चों ये वाला दे दो, नेक्स्ट टाइम वो दे देना। तो इससे आपका मेरा रिलेशनशिप जो है वो और ज़्यादा अच्छा बन गया कि हाँ मैम हमारी मर्ज़ी से हमें पढ़ाती हैं, समझाती हैं, अच्छा पढ़ाती हैं, और हमारी बात भी मानती हैं। क्योंकि मुझे आपकी पढ़ाई करवानी ही करवानी है, तो मैं आगे पीछे करवा दूँगी, मुझे उससे कोई इश्यू नहीं होगा। ठीक है, लेकिन आप खुश हो जाओगे उससे कि हमें इस टाइम ये याद था तो मैम ने हमारा इसका टेस्ट ले लिया। उसके साथ साथ ये देखा गया कि नागरिकों का जो मुख्य उद्देश्य है, जो इम्पोर्टेंट जो मतलब एक तरीके से रखा गया है पर्पस, उन प्रशासनिक कर्मचारियों के कार्य निष्पादन और मनोवृत्तियों को संतुष्ट होना है जिनका एक संगठन में मनोबल मानव संबंधी दृष्टिकोण से कारण बड़े हो। ठीक है, यहाँ पर साफ बात यही बोली गई है कि मतलब एक तरीके से इस चीज़ को सही करना चाहिए, बस साफ बात ये है। अब बात आती है लोक प्रशासन में शिक्षा, एजुकेशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का विषय ज्ञान की बहुत सी धाराएं जैसे संकल्पना है, विचार है, और अंतर्दृष्टियों द्वारा समृद्धि करना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। विविधता इस विषय की विशेषताएं हैं। प्रबंधात्मक दृष्टिकोण, मानव संबंधी दृष्टिकोण, राजनीतिक दृष्टिकोण, जन भागीदारी, चयन संबंधी, ये सारे इन सभी चीज़ों का योगदान पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर रहता है। और सार्वजनिक मामलों या विषय या सरकार से जुड़ी कोई बात या फिर कोई भी मुश्किल काम जो एक गवर्नमेंट और एक पब्लिक के बीच के अंदर की बात हो, उस चीज़ को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर पढ़ाया जाता है। ठीक है, सो आपका जो ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आपका जो था ये खत्म हो गया है। अब आता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लक्ष्य, मतलब ये खत्म नहीं हुआ है, सॉरी मैंने आपको खत्म बोल दिया, कि मैंने खत्म इस बेस पे बोला था कि विशेषताएं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस चीज़ में। अब जो ये जो इनके लक्ष्य हैं, देखो इसमें लक्ष्यों में सबसे पहली है रिलेवेंस, इसकी प्रासंगिकता। प्रासंगिकता को मैंने आपको अभी पीछे थोड़ा बहुत डिफाइन किया है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक कार्यकुशलता पर बल देता है और उसकी इसी आधार पर आलोचना की जाती है कि वो समकालीन समस्याओं और मुद्दों के विषय में बहुत बहुत कम बात करता है। ठीक है ना, इस चीज़ से बहुत सारे परेशान भी हैं। मिन्नोब्रुक सम्मेलन में जो प्रतिनिधियों ने नीति उन्मुख लोक प्रशासन की जो आवश्यकताओं पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया था, और इस बात पर भी प्रकाश डाला था कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को सभी प्रशासनिक कार्य, राजनीतिक आदर्श और तात्पर्य, आदर्श होते हैं नॉर्मेटिव, तात्पर्य होते हैं इम्प्लीकेशन, इन सब पर स्पष्ट रूप से एक विचार करना चाहिए। और प्रासंगिकता का दूसरा पहलू जिसके बारे में आवाज़ उठाई गई है वो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ज्ञान। ठीक है, साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। सेकंड है वैल्यू। वैल्यू में बताया गया है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन साफ साफ तरीके से एक नॉर्मेटिव पर्सपेक्टिव रखती है, एक आदर्शवादी है, और ये परंपरावादी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की वैल्यूज़ को छुपाने के लिए एक व्यवहार करती है और एक प्रक्रिया को अस्वीकार कर देती है। मिन्नोब्रुक सम्मेलन में प्रतिनिधियों ने ये कहा था कि मूल के प्रति तटस्थ जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आपको दिया गया है वो बिल्कुल असंभव है, और उन्होंने इस बात पर भी बहुत ज़्यादा बल दिया था कि जो सार्वजनिक अधिकारी हैं उनको कम सुविधाएं दी गई हैं। ठीक है, सो थर्ड है चेंजेस। चेंजेस में यही बताया गया है कि एक तरीके से सामाजिक जो इक्वालिटीज़ हैं उनके लिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन चेंजेस को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देता है, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बहुत पावरफुल जो हित समूह हैं उनके लिए मतलब बहुत सारे जो सारे उनके प्रभुत्व हैं उनको रोकने के लिए भी बहुत ज़्यादा चेंजेस इसमें करता है। फोर्थ है सामाजिक समता। सोशल इक्वालिटी में ये बताया गया कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एक यंत्र के रूप में देखा गया जो विशेष अधिकार प्राप्त जो समूह हैं उनका सामाजिक न्याय प्राप्त करवाती है। ठीक है, ये यहाँ पर बात साफ साफ बोली गई है। अब बात आती है नवलोक प्रबंधन की। न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट ये बोलते हैं कि
सबसे पहले तो प्रबंध शब्द का जो यूज़ है वो अलग अलग रूपों में करा गया है और इसको परिभाषित करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैंने आपको 2 या 3 जो फिलोसोफर हैं उनका बताया है। फ़ेयोल बोलते हैं कि प्रबंध करने से आशय पूर्व अनुमान लगाना है, योजना बनाना है, संगठन करना, निर्देश देना, समन्वय करना, नियंत्रण करना। ये चीज़ मैं आपको हेनरी फ़ेयोल की थ्योरी में पढ़ा चुकी हूँ, बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ। मैकफार्लैंड बोलते हैं कि प्रबंध वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्रबंधक व्यवस्थित समन्वित प्रयासों से उद्देश्य संगठनों का सृजन करता है। ये वो प्रक्रिया है जिसकी मदद से जो मैनेजमेंट है वो एक व्यवस्थित जो कोशिशें हैं और उससे पर्पस एक पूरे संगठन को बनाने, मतलब सृजन करना, मतलब एक रचना करना, एक उसको रचना बिल्कुल, कि एक उसको एक पर्पस के लिए ग्रुप्स बनाता है। ठीक है। प्रबंध की विशेषताएं क्या हैं? पहली है, प्रबंध एक प्रक्रिया है, मैनेजिंग अ प्रोसेस, कि प्रबंध एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और इसका प्रमुख काम जो है समाज के लिए लाभ और एक तरीके से साधनों को जुटाना है। सेकंड है, प्रबंध एक व्यवसाय है, मैनेजिंग अ बिजनेस, कि इसमें बोला है कि किसी एक प्रकार का जो विशिष्ट ज्ञान है उसकी उपलब्धि व्यवसाय को विशेषता होती है। आज का प्रबंध जो है वो सामान्य ज्ञान से बिल्कुल भी नहीं चल सकता। ठीक है। उसके बाद ये बात मैंने आपको यहाँ बता दी। अब आप बोलोगे कि मैम ये तो इतना सा ही था। क्यों इतना सा था? क्योंकि ये पूरा क्वेश्चन मिलाकर आता है, अब इतना सा ही इसमें लिखना है। अब बात आती है नवलोक सेवा दृष्टिकोण की, जो न्यू पब्लिक पर्सपेक्टिव दिए गए हैं। देखो मतलब इसमें ये बताया गया कि पिछली जो मैंने आपको थ्योरीज पढ़ा रखी हैं, मैंने आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हो उसमें सब ने क्या बोल रखा है। फ़ेयोल ने क्या बोला है, वेबर ने क्या बोला है, ठीक है ना। सब ने अपनी अपनी बात सब बोली है और अच्छे से बताई है। लेकिन एक चीज़ आपने नोट की होगी कि सबका जो कनेक्शन है वो मानव वो संबंधी जो उपागम दिए गए थे उस चीज़ से रखा गया है कि एक मैनेजर और एक एम्प्लॉय का जो रिलेशन है वो अच्छा होना चाहिए, तभी मैनेजमेंट जो है वो चल पाएंगे, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो चल पाएगा, एक पर्सपेक्टिव जो रखा गया है वो भी चल पाएगा। ठीक है। तो इसमें ये बताया गया है कि एक वेबर और विल्सन के बाद बहुत सारी अवधारणाएं आई थी, वो तो पुराने टाइम के थे सारे, तो तब से वो सारी चीज़ें चलती हुई आ रही थी। उसके बाद ये हुआ कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की विशेषताओं का जो मूल्यांकन था उसमें बहुत ज़्यादा कोशिशें बढ़ने लगी कि इसको आप मूल्यांकन करो, इसको इवेल्युएट करो। उसके बाद 80 से 90% मतलब के जो महत्वपूर्ण चेंजेस थे वो पश्चिमी देशों की सरकार ने अपने टेक्नोलॉजीज़ के तहत या फिर उनका जो सोशल एनवायरनमेंट था उसके तहत ये सारी चीज़ों के अनुसार कर ली था। उसके साथ साथ इससे एक नए किस्म का जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन थी उसकी ज़रूरत पैदा हो गई थी, जिसे नवलोक प्रबंधन का नाम दिया गया था। ठीक है। वो मैंने आपको पीछे बहुत अच्छे से पढ़ा दिया। उसके साथ साथ आगे चलते चलते पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो एक मतलब एक तरीके से बहुत ज़्यादा विवाद चलने लगे थे, और जब विवाद चले तो जाहिर है विवाद चलते हैं तो उसमें बहुत सारे लोगों के तर्क आ जाते हैं, उनकी बातें आ जाती हैं। मैं कुछ बोलूँगी, आप कुछ बोलोगे, कोई और सा स्टूडेंट कुछ बोलेगा, कोई और सा टीचर कुछ बोलेगा, तो वो सारी बातें ना सब अलग अलग हो गई। उसके साथ साथ ये बात क्या बताई गई कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एक मतलब एक तरीके से पूरा एक वो चल रहा था, वो एक लाइन में वो चल रहा था जिसके अंदर और साधनों को खोजने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। इसके अंदर तभी एक तरीके से न्यू पर्सपेक्टिव्स लाए गए, न्यू पब्लिक जो मैनेजमेंट है उसमें पर्सपेक्टिव्स लाए गए और इसमें बहुत सारी चीज़ें लाई गई, इतनी सारी चीज़ें लाई गई कि जिससे इसमें एक तरीके से इम्प्रूवमेंट दिखने लगा। तो उसके साथ साथ लोक प्रशासन की एक तरीके से मौत हो चुकी थी। ये बात मैंने आप लिए इसलिए बोला, आप बोलोगे मैम ये आपने कैसे अल्फाज यूज़ किया था, ये आपकी बुक्स में लिखा हुआ है, आप किसी भी बुक में देख लेना। यहाँ पर ये बात इसलिए दी गई है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, लोक प्रशासन की मौत हो चुकी है और सार्वजनिक क्षेत्र के विश्लेषण के लिए अब एक नई विधा की ज़रूरत है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मर चुका है और एक सार्वजनिक जो क्षेत्र है, पूरा सोशल जो एरिया है, उसको एनालाइज करने के लिए एक नई विधा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और उसके साथ साथ बहुत सारे विद्वानों ने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एक और मतलब चांस दिया है कि वो डेवलप हो सके, उसको और डेवलप किया जा सके, क्योंकि ये जो पर्सपेक्टिव रखे गए हैं ये पर्सपेक्टिव आए ही इसी वजह से हैं कि क्या क्या दृष्टिकोण रखने हैं कि जिस वजह से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा और उभर सके।
उसके साथ इस बात का भी दावा किया जाता है कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की सीमाएं हैं वो परिभाषित नहीं की जा सकती हैं, उन्हें कोई किस्म का दोष भी नहीं दिया जा सकता है। इसका अर्थ यह है कि ये निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है जिसका ना कोई अंत हो सकता है और ना कभी होगा। ठीक है, सो इसमें ये वाली बात बताई गई है साफ साफ। अब आप चाहो तो इसका निष्कर्ष भी लिख सकते हो, वैसे लिखना कंपलसरी होता है स्टूडेंट। मैंने आप लोगों को लिखकर नहीं दिया है क्योंकि इसका निष्कर्ष जो है एक तरीके से पर्सपेक्टिव में आपको मिल गया है कि इसका निष्कर्ष क्या है। फिर भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि इसका निष्कर्ष में आप और क्या लिख सकते हो, कि आप इसमें और ऐड कर सकते हो कि जैसे कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की शुरुआत ऐसे ऐसे हुई थी, उसके बाद आखिर में फिर ये सारी चीज़ें होने लगी, अलग अलग पर्सपेक्टिव्स आने लगे और पर्सपेक्टिव आने के बाद ये देखा गया कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की कोई भी सीमा नहीं है और उसको रोका नहीं जा सकता। वो निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है जिसको कभी रोका ही नहीं जा सकता। ओके, हैंस प्रूव्ड। आपका ये 4th यूनिट खत्म होती है। और आज की क्लास को लेकर कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो या सजेशन हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स या हमारे टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। So thanks for the watching and best of luck all.